हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो आपकी पोइट्री है बिहाइव बुक की। इसके कुछ वैल्यू पॉइंट्स तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें आपको सिर्फ 4 ही वैल्यू पॉइंट्स दिए गए हैं, बट 4 वैल्यू पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि पूरे इस जो इस चैप्टर है इसकी समरी आप कह सकते हैं कि इन 4 पॉइंट्स में है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रगल एंड इंडिविजुअल फेसेस वाइल ही शी मेक्स डिसीजंस इन लाइफ। सो यहाँ पे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कहते हैं हमें, वो ये बताते हैं कि टेल्स अस अबाउट द स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं। किसके? एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो कि फेस करता है वाइल ही शी मेक डिसीजंस इन लाइफ में किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे वो कैसे बाहर निकलता है, क्या डिसीज़न लेता है। जैसे आपकी भी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, तो आप किस सिचुएशन में किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं ये आपको देखना पड़ता है। ऐसे ही वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा डिसीज़न लेना है, स्ट्रगल कर रहे हैं जब हम, ठीक है। सो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी इंडिविजुअल हो, तो उसको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद है द पर्सन, सेकेंड पॉइंट है, द पर्सन इन द पोएम हैज़ टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द क्राउड और टू ट्रैवल बाय द रोड मच ट्रैवल बाय। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जो इंसान है, कोई भी इंसान है, यहाँ पे उसको क्या देखना है कि वो क्राउड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, या फिर उस रास्ते से जा रहा है जहाँ से उसे लगता है कि सही है। देखिए, आपको लाइफ में हर चीज़ के 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता वो होगा जहाँ पे सारी भीड़ जा रही है, ठीक है, हो सकता है वो रास्ता गलत भी हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन यहाँ पे पूरी भीड़ जा रही है। आपको डिसाइड करना है आपको सबके साथ चलना है, और दूसरा रास्ता है जो कि अकेले चलने के लिए हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर यहाँ पे आपको जाने के लिए खुद डिसीज़न लेना पड़ेगा कि क्या ये रास्ता सही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द पर्सन इन द पोएम हैज़ टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द क्राउड, कि हमें क्राउड को फॉलो करना है, और टू ट्रैवल बाय द रोड मच ट्रैवल्ड बाय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, जो थर्ड पॉइंट है, ही चूजेज द रोड नॉट मैनी पीपल हैड टेकन बिफोर। अब वो कौन सी रोड को चूज़ कर रहा है, उस रोड को चूज़ कर रहा है जिसको पहले बहुत सारे लोगों ने नहीं चूज़ किया है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एक अलग रास्ता वो चूज़ कर रहा है। इससे 2 मीनिंग है, इस पोएम के 2 मीनिंग है। एक कि लाइफ में जो डिसीजंस हम लेते हैं, दूसरों ने कहा उसको सुना उसको फॉलो किया, सब वही कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। दूसरा कि नहीं, अपनी सोच और समझ के अकॉर्डिंग हम एक नया और दूसरा रास्ता चूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए आपको रास्ता बोला है, और दूसरा अगर हम चैप्टर में देखें तो 2 रोड्स दी गई, उसमें से जो राइटर है वो चूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 मीनिंग दिए गए, एक तो नॉर्मल रोड चूज़ करना, और दूसरा उससे क्या तात्पर्य निकल रहा है कि लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ही ऑल्सो वंडर्स about the road that he had not taken. He thinks about the choice that he left, and also what would have happened if he had make a different choice. So यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो ये भी कह रहा है कि अगर मैं वो चॉइस चूज़ करता हूँ जो और किसी ने नहीं की है तो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि मैंने, मान लो कि ही ऑल्सो वंडर्स अबाउट द रोड दैट ही हैड नॉट टेकन, जिस रास्ते को उसने नहीं चूज़ किया, मान लो इस रास्ते को उसने नहीं चूज़ किया और इसे चूज़ किया, तो अगर वो इसे चूज़ करता तो क्या होता, चाहे इसे बाकी लोग चूज़ कर रहे हैं नहीं, लेकिन अगर उसने इस ऑप्शन को छोड़ा है तो इसको चूज़ करने पे क्या हो सकता था, ठीक है। जैसे कि आपने लाइफ में कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, आपने फर्स्ट चूज़ किया और आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपने सेकंड नहीं चूज़ किया। लेकिन आगे चल के जब आपने सिचुएशन देखी तो आपने सोचा ज़रूर होगा कि अगर मैं ये चूज़ करता, ठीक है, ऑप्शन, तो क्या होता मेरे साथ, और मैंने ये चूज़ किया तो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये आप बात भी ज़रूर सोचते हैं, ऐसे ही राइटर भी यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है। जो अगर हम देखें अब इस पोएम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा फॉर कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पोएट
और पोएम, इन दोनों के नाम हमेशा पोएम में ज़रूर याद करें जब भी आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है अक्सर, तो ये आपके लिए 1 मार्क्स स्कोरिंग होता है और बहुत ईजी होता है, तो आप इसे ज़रूर याद करें। देन इसके बाद है हु इज़ आई इन दीज लाइन्स। आई कौन है यहाँ पे, इन लाइन्स में कौन है? अगर आप पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड है व्हाट इज़ ही सॉरी अबाउट, किस बारे में वो सॉरी यहाँ पे बोल रहा है। स्टैंजा अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देन इसके बाद है फाइंड एनी 2 राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा। स्टैंजा से 2 राइमिंग वर्ड बताने हैं। राइमिंग वर्ड जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लाइक वुड, स्टूड, ठीक है, तो ऐसे वर्ड आपको बताने हैं। ऐसे ही आपको फिर दूसरा स्टैंजा दिया गया, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। देन अगर आप देखें तो आपको थर्ड यहाँ पे स्टैंजा दिया गया है, ठीक है, और इस थर्ड स्टैंजा में आपको 4 क्वेश्चन फिर से दिए गए हैं। फिर फोर्थ स्टैंजा दिया गया है और इसमें भी आपको फिर से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपको अगर ध्यान से देखें तो स्टैंजा के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें घर पे और इनके आंसर ढूंढ के अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पास पैराग्राफ जो है वो सेम है। इसमें जो वर्ड्स हैं, ठीक है, और जैसे आई है, कन्वर्स्ड है, इसमें क्या क्या पूछा गया इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़िए। और अगर इसे पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में तो इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 4 ही लाइन है और इन 4 लाइन में 4-5 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बन पा रहे हैं मेनली आपको देखने को मिलेंगे वो यही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा के ज़रूर पूछा जा सकता है पर क्वेश्चन यही होंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पोइट्री हो, स्टोरी हो, सबसे पहले इसके वैल्यू पॉइंट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे इस पोइट्री में 4 वैल्यू पॉइंट्स हैं और इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आए तो आप ईजिली लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं इस तरीके के, तो अगर इन स्टैंजा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भी आप 1 सेंटेंस में 1 वर्ड में आंसर लिख के आ सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप सो आपको समझ आया होगा मैं क्या कह रही हूँ। ज़रूर प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ जो इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।